हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेक लॉ इजी। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ टॉर्ट के अंडर लायबिलिटी जो होती हैं वो क्या होती हैं। फाइन। तो इसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे आपको। और हो सकता है ये वीडियो देखिए एक में तो कवर होगा नहीं, तो इसमें मैं जो डिफरेंट टाइप्स की लायबिलिटीज़ है ना, जो आपका इसमें टॉर्ट में लॉ ऑफ टॉर्ट में डिस्कस होती हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि इसमें आपका जो टाइप्स है लायबिलिटीज़ की उसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो पहले मैं आपको ना बेसिक इंट्रोडक्शन बता देती हूँ, और हो सकता है ये टॉपिक जो है वो 2 या 3 पार्ट्स में आपका कवर हो पाए। ठीक है ना, 2 में तो शायद ना हो पाए, पर ये कि 3 पार्ट्स में शायद ये आपका टॉपिक कवर हो पाएगा। मैं कोशिश करूँगी ताकि आपको इसमें डिटेल में अच्छे से समझ में आए। और प्लीज़ अगर आपको ये चैनल पसंद आता है, आपको इससे कुछ हेल्प मिलती है, तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ शेयर भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, लायबिलिटी अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट। ठीक है ना। लायबिलिटी बेसिकली क्या होती है कि देखिए, किसी भी चीज़ की एक तरीके से बोलते हैं ना, उसके लिए आपका क्या जिम्मेदारी है या आपका क्या उत्तरदायित्व बनता था उसके लिए, तो वो आपकी एक लायबिलिटी हो जाएगी, है ना। जैसे बोलते नहीं है, ये इसकी भाई इसके प्रति हमारी ये जिम्मेदारी है। आप कोई अगर जॉब परफॉर्म करते हैं, कोई आप ऑफिस में आपकी कोई किसी पोस्ट पे हैं, तो आपकी क्या क्या जवाबदेही होती हैं, है ना, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो वो सारी आपके इसमें लायबिलिटीज़ में आ जाएगा कि भाई किसकी लायबिलिटी बनती है, भाई इसका बोलते नहीं है वो किस पे जाएगा। मतलब एक तरीके से बोलते नहीं है, अगर कुछ बात होती है तो हम किसको इसके लिए जिम्मेदार ठहराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू जनरल रूल ऑफ टॉट, whenever a person commits an act which is unlawful, that person is held liable for violating the law and thus he is punished accordingly। तो जनरली देखिए, जनरल रूल ऑफ टॉट क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी पर्सन ने कोई आपका अनलॉफुल एक्ट कमिट किया है, मतलब कोई अनलॉफुल एक्ट उसने किया है, तो उसको उसके लिए लायबल ठहराया जाता है, मतलब उसके लिए जिम्मेदार भी उसी को माना जाता है और उसको ही पनिशमेंट दिया जाता है। फाइन। सपोज़ कीजिए जैसे मैंने कुछ एक्ट किया, मेरी वजह से कुछ नुकसान हो गया, कोई रॉन्ग कमिट हो गया, तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी मैं अपने आप ही होंगी, उसके लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। पर यहाँ पर क्या होता है कि बट देयर आर सर्टेन लाइबिलिटीज अंडर द टॉर्ट लॉ दैट मेक्स अ पर्सन लाइबल फॉर द एक्ट कमिटेड बाय अनदर पर्सन। पर यहाँ पर क्या होता है, जो लॉ ऑफ टॉर्ट है, ठीक है ना, उसमें आपका क्या है कि कुछ लाइबिलिटीज़ ऐसी हैं, ठीक है ना, कुछ लाइबिलिटीज़ ऐसी होती हैं जो कि क्या होती है कि उस पर्सन के ऊपर होती हैं जिसने वो टॉर्ट नहीं कमिट किया। मतलब मान लीजिए मेरे ऊपर किसी चीज़ की लाइबिलिटी है, वो किस चीज़ की लाइबिलिटी की किसी और ने कुछ गलती करी है, उसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे इसमें आसानी से समझ में आ रहा है, सर्टेन लाइबिलिटीज अंडर अ टॉर्ट लॉ दैट मेक्स अ पर्सन लाइबल फॉर द एक्ट्स कमिटेड बाय अनदर पर्सन। किसी भी पर्सन को लाइबल बनाता है, ठीक है ना, किसी भी पर्सन जो है उसको वेट अ मिनट, थोड़ा सा ये कम कर देते हैं। किसी भी पर्सन जो है ना उसको लाइबल बनाता है, किसी भी पर्सन को लाइबल बनाता है किस चीज़ के लिए, कि ऐसे किसी एक्ट के लिए जो कि किसी दूसरे पर्सन ने किया है, उसने नहीं किया खुद, किसी दूसरे पर्सन ने वो एक्ट किया है। तो ये आपका यहाँ पर आपका ये लाइबिलिटीज़ होती है। तो इसी को हम यहाँ पर आपको डिस्कस करेंगे कि जहाँ पर पर्सन जो आपका पर्सन पे जो जिम्मेदारी आ रही है, जो बोलते नहीं है जिसके लिए उसे जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, वो एक्ट उसने खुद नहीं किया, बल्कि वो एक्ट किसी और पर्सन ने किया और उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा। तो यहाँ पर हम ना ये जो आपका जो लॉ ऑफ टॉर्ट है, यहाँ पर हम तीन टाइप की जो आपकी बेसिकली लाइबिलिटीज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे, है ना। 3 टाइप्स की लाइबिलिटीज़ को डिस्कस करेंगे हम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वाइकेरियस लाइबिलिटी, देन स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। तो ये जो आपका वीडियो होने वाला है, ये टोटली आपका वाइकेरियस लाइबिलिटी के ऊपर हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी जो है उसके ऊपर वीडियोस बनाएंगे। तो देखिए, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और एब्सोल्यूट, जहाँ पर देखिए वैसे तो कई जगह आप देखोगे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटीज़ लिख के, मतलब लिख के लोग एक्सप्लेन करते हैं। कई आप उसमें देखना, कई ब्लॉग्स वगैरह आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको ऐसा नज़र आएगा, है ना। पर क्या होता है कि एब्सोल्यूट लाइबिलिटी और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो जब हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे तब हम आप उसको डिटेल में बताएंगे आपको। तो चलिए अब बात करते हैं हम, जैसे आपका
वाइकेरियस लाइबिलिटी की आप बात कर रहे हैं ना, वाइकेरियस लाइबिलिटी क्या होती है? वाइकेरियस लाइबिलिटी मीन्स, या हम कह सकते हैं कि वाइकेरियस का मतलब क्या होता है? एक्टिंग और डन फॉर अनदर। मतलब कोई भी एक्ट, ऐसा एक्ट, ठीक है, या कोई भी आपने कोई भी ऐसा एक्ट किया, कोई भी काम किया जो कि आपने अपने लिए नहीं किया, किसी दूसरे पर्सन के लिए किया। Thus, vicarious liability in the law of tort means liability because of the actions of someone else। मतलब vicarious liability का मतलब क्या होता है? लॉ ऑफ टॉर्ट में vicarious liability का मतलब होता है वो liability जो किसी दूसरे के एक्शन की वजह से आपके ऊपर आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, द लाइबिलिटी ऑफ अ मास्टर बिकॉज ऑफ द एक्ट्स ऑफ अ सर्वेंट। मतलब अगर हम यहाँ बात करें, जैसे आपका मास्टर होती है ना, मास्टर की क्या लाइबिलिटी बनती है अगर उसके सर्वेंट ने कोई रॉन्गफुल एक्ट कराए? ये एक आपका विकैरियस लाइबिलिटी का एक एग्जांपल है। विकैरियस लाइबिलिटी, या फिर आप इसको दूसरे सेंस में क्या कह सकते हैं कि विकैरियस लाइबिलिटी मीन्स द लाइबिलिटी ऑफ अ पर्सन फॉर द एक्ट कमिटेड बाय अनदर पर्सन। मतलब किसी भी पर्सन की लाइबिलिटी, उसकी जिम्मेदारी क्या बनती है? किसके लिए? किसी दूसरे पर्सन के द्वारा कमिट किए गए एक्ट के लिए। एंड सच लाइबिलिटी अराइजेस, और ये जो लाइबिलिटी है वो कब अराइज होगी? ड्यू टू द नेचर ऑफ द रिलेशन बिटवीन द टू। मतलब ये लाइबिलिटी उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है उससे अराइज होगी। देखिए ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि कोई दो पर्सन है जो कि आपके बिल्कुल अनरिलेटेड है, किसी भी सेंस में उनका कहीं से रिलेशन ही नहीं है, चाहे वो कोई उनके बीच में कोई रिलेशनशिप है ही नहीं। और तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई हाँ मान लीजिए बी है, बी ने कोई एक्ट किया तो उसके लिए ए को आप रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते अगर उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पर एक रिलेशनशिप होना ज़रूरी है, तभी वाइकेरियस लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट अराइज होगा। Vicarious liability deals with cases where one person is liable for the acts of other। तो vicarious liability क्या होती है? जहाँ पर कोई भी पर्सन जो होता है वो आपका लाइबल होता है, किसी दूसरे पर्सन के एक्ट के लिए लाइबल होता है। सो इन अ केस ऑफ vicarious liability, both the person at whose behest the act is done as well as the person who does the act are liable। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जिस पर्सन ने एक्ट किया वो लायबल नहीं होगा, ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पर जो दो पर्सन है, दो पर्सन के बीच में कुछ रिलेशनशिप है, तो यहाँ पर एक ने क्या करा, मान लीजिए ए और बी दो पर्सन है, ठीक है ना, इनके बीच में कोई रिलेशनशिप है ना, और बी ने कोई एक्ट किया, बी ने कोई एक्ट किया, तो उस एक्ट के लिए अगर ए लायबल होगा तो साथ साथ में बी भी लायबल है। बी तो लायबल है क्योंकि उसने वो एक्ट किया है, पर इसके साथ साथ में ए भी लायबल है क्योंकि उनके बीच में रिलेशनशिप ही ऐसा है कि भाई उसकी जिम्मेदारी उस पर पड़ती है। इन द फील्ड ऑफ टॉर्ट it is considered to be an exception to the general rule that a person is liable for his own acts only। तो ये जो हम बात कर रहे हैं ना, ये इस तरीके के जो लाइबिलिटीज़ की हम बात कर रहे हैं, विकैरियस लाइबिलिटी की जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, या हम कह सकते हैं ये जो लाइबिलिटी जब हम पढ़ेंगे ना, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी या एब्सोल्यूट लाइबिलिटी वगैरह जो हम पढ़ेंगे, ये बेसिकली एक तरीके से ये सारी ना एक्सेप्शंस हैं। किसके एक्सेप्शन हैं? ये आपके जो जनरल रूल है ना, जनरल रूल जो होता है वो क्या होता है? जनरल रूल कि जो पर्सन गलती करेगा भाई वही भुगतेगा, पर ये इस जनरल रूल का एक्सेप्शन है, ठीक है ना। जनरल रूल क्या कहता है कि जो पर्सन गलती करेगा भाई पनिशमेंट भी उसी को मिलेगी, पर यहाँ पर ये जो आपका लॉ ऑफ टॉर्ट है, यहाँ पर आपका ये जो इस तरीके की लाइबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, वैकेरियस लाइबिलिटी की बात कर रहे हैं हम, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी की बात करेंगे हम आगे जाके, तो यहाँ पर क्या है कि किसी और के एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे रिलेशंस हैं जहाँ पर वाइकेरियस लाइबिलिटी अराइज होती है ना। तो कौन कौन से रिलेशनशिप हो सकते हैं ऐसे? जैसे मास्टर एंड सर्वेंट का हो गया, पार्टनरशिप जो फर्म होती है ना, पार्टनरशिप फर्म होती है उसमें जो पार्टनर्स है, सारे पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशनशिप है, प्रिंसिपल एंड एजेंट हो गया, कंपनी और उसके डायरेक्टर्स हो गए, ठीक है ना, ओनर एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर वगैरह हो गया। तो ये इन सब के बीच में एक रिलेशनशिप होता है ना, और इसकी वजह से वाइकेरियस लाइबिलिटी जो होती है वो आपका राइज हो सकती है। अब बात करें कि एसेंशियल्स क्या क्या होते हैं वाइकेरियस लाइबिलिटी अराइज होने के, है ना, जो आपका वैसे ये होती है ना, मतलब कौन कौन सी कंडीशंस आपकी नेसेसरी हैं जहाँ पर आपका क्या है वाइकेरियस लाइबिलिटीज़ जो है वो आपकी अराइज होगी। तो सबसे पहले तो क्या है, देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट एसेंशियल है आपका
देयर मस्ट बी अ रिलेशनशिप ऑफ सर्टेन काइंड। मतलब जिसकी बोलते नहीं, अगर हम एक पर्सन को किसी दूसरे पर्सन के एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि उनके बीच पर पहले तो उनके बीच में कोई ना रिलेशनशिप एग्जिस्ट करना चाहिए। द रॉन्गफुल एक्ट मस्ट बी रिलेटेड टू द रिलेशनशिप इन अ सर्टेन वे। जो रॉन्गफुल एक्ट होता है ना, जो रॉन्गफुल एक्ट होता है वो आपका रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब क्या बोलते हैं इसे, इस रिलेशनशिप से ही रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे ए बी है, उनके बीच में कोई मान लीजिए मास्टर और सर्वेंट का रिलेशनशिप है, तो अगर उसने कुछ अपना अलग से कुछ काम किया सर्वेंट ने तो उसके लिए भी वो मास्टर को लाइबल ठहराए, ऐसा नहीं है। मतलब बस ये होना चाहिए कि ये जो रिलेशनशिप है, जो भी आपको रॉन्गफुल एक्ट है, वो इसी रिलेशनशिप से अराइज होना चाहिए। पहले तो दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप होना चाहिए, फिर ये जो रॉन्ग कमिट हुआ है उसका जो रीज़न है, या बोलते हैं ना, उसका कहीं ना कहीं जो है वो रिलेशनशिप से कनेक्शन, उन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है उससे कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा है आपका द रॉन्ग हैज़ बिन डन विद इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और जो भी रॉन्ग कमिट हुआ है वो विद इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, विद इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, ठीक है ना। कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब कि जब वो अपनी सर्विसेज परफॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। जब बोलते नहीं, मान लीजिए मास्टर और सर्वेंट की हम बात करते हैं, तो जब वो एक सर्वेंट जो है वो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहा है, ठीक है ना, या बोलते नहीं है वो ड्यूटी में है ना, वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के दौरान जो आपका रॉन्ग कमिट करता है। देखिए ये मास्टर और सर्वेंट जो है इसको भी हम आगे डिटेल में करके डिस्कस करेंगे। अभी बस मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ कि इसकी 3 एसेंशियल्स क्या है। कि सबसे पहले उनके बीच में कोई रिलेशनशिप होना चाहिए, और जो रॉन्ग कमिट हुआ है वो उस रिलेशनशिप से रिलेटेड होना चाहिए। और ये जो रॉन्ग कमिट हुआ है, तीसरा क्या है, जो रॉन्ग कमिट हुआ है वो विद इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, ठीक है ना। आगे बात करते हैं वाइकेरियस लाइबिलिटी बाय ऑथराइजेशन। अब देखिए वाइकेरियस लाइबिलिटी जो है ना वो कब अराइज होती है। देखिए एक तो रिलेशनशिप से अराइज हो गई कि भाई दोनों के बीच में रिलेशनशिप है कुछ, है ना, जिसके लिए बोलते नहीं एक पर्सन के लिए दूसरे पर्सन को अगर रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं तो उनके बीच में कुछ रिलेशनशिप है, तो एक तो रिलेशनशिप से अराइज हो रहा है। दूसरा है बाय ऑथराइजेशन से, ठीक है ना, बाय ऑथराइजेशन से। और एक और होता है वाइकेरियस लाइबिलिटी बाय रेटिफिकेशन। तो पहले हम पढ़ लेते हैं वाइकेरियस लाइबिलिटी इन ऑथराइजेशन बाय ऑथराइजेशन। मतलब किस तरीके से ऑथराइज कर, जब आप किसी को ऑथराइज करते हैं तब आप उसके लिए वाइकेरियस लाइबल हो जाते हैं। इसी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। When the vicarious liability arises because of an act which is done by another with the authority being given to the act on their behalf, such liability is known as vicarious liability by authorization. तो वाइकेरियस लाइबिलिटी बाय ऑथराइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी एक्ट, ठीक है ना, एक पर्सन, जब आपका कोई मान लीजिए एक पर्सन है, जब वो कोई एक्ट परफॉर्म करता है, ठीक है ना, जब वो कोई एक्ट परफॉर्म करता है और विद द अथॉरिटी बीइंग गिवन टू एक्ट ऑन देयर बिहाफ, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कि ए और बी दो पर्सन है ना। ए कोई एक्ट परफॉर्म करता है और इसमें बी जो है, बी ने उसे ऑथराइज करा है ये एक्ट परफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पर क्या है कि बी ने ए को ऑथराइज किया है, बी ने, जो बी है उसने ए को ऑथराइज किया है एक्ट परफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पर जो आपका वाइकेरियस लाइबिलिटी अराइज हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, ऑथराइजेशन की वजह से हो रही है। इन सच केसेस देयर इज़ एन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अथॉरिटी। तो यहाँ पर क्या होता है कि ऐसे सिचुएशन में जो अथॉरिटी दी गई है वो एक्सप्रेस फॉर्म में भी हो सकती है और इम्प्लाइड फॉर्म में भी हो सकती है। मैंने आपको बताया था एक्सप्रेस फॉर्म में होगी तो या तो ओरल या रिटन फॉर्म में होगी, इम्प्लाइड फॉर्म में होगी तो फिर या कंडक्ट से किसी ने शो कराया कि हाँ भाई हमारी तरफ से अथॉरिटी है, which is given to another person, and since the act is done on behalf of another person, such a person for whose benefit the act has been done will be held liable. तो ये क्या कहते हैं कि वेकेरियस लाइबिलिटी जहाँ बाय ऑथराइजेशन की जहाँ बात होती है वहाँ पर क्या है कि एक पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन को क्या करा, ऑथराइज करा कोई एक्ट परफॉर्म करने के लिए, है ना, कोई एक्ट परफॉर्म करने के लिए ऑथराइज कर दिया। पर क्या हुआ कि जब वो एक्ट उस पर्सन ने परफॉर्म किया तो उसकी वजह से कोई रॉन्ग कमिट हो गया, है ना। जैसे मैं आपको इसे फिर से ए और बी से के हिसाब से समझाती हूँ। जैसे ए और बी है, बी जो है, बी ने ए को ऑथराइज़ किया है, बी ने ए को ऑथराइज़ करा है कोई एक्ट परफॉर्म करने के लिए, ओके।
ऑथराइज कर दिया। ये ऑथराइजेशन एक्सप्रेस फॉर्म में भी हो सकता है, इम्प्लाइड फॉर्म में हो सकता है। अब ए ने वो एक्ट परफॉर्म कर दिया है ना, पर इस एक्ट को परफॉर्म करने की वजह से क्या हुआ, कोई नुकसान हो गया, कोई रॉन्ग कमिट हो गया, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, उस रॉन्ग के लिए ए तो लायबल है ही है, साथ साथ में बी भी उसके लिए लायबल होगा। ओके, इन these situations a person also becomes liable for the direct consequences which occurs in the commission of the authorized act। तो यहाँ पर क्या है कि इसी एग्जाम्पल से दोबारा समझते हैं कि इसी से हम इसको दोबारा समझते हैं कि जो ए है, ए और बी दो पर्सन है, बी जो है उसने ए को ऑथराइज़ करा है कोई एक्ट करने के लिए, और इस बी को पता है कि भाई ये एक्ट परफॉर्म करने से, बी को पता है कि जब ए एक्ट परफॉर्म करेगा कि उसके नेचुरल कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, और वो जो नेचुरल कंसिक्वेंसेस है या कह सकते हैं डायरेक्ट कंसिक्वेंसेस है जो भी है ना, डायरेक्ट कंसिक्वेंसेस जो हैं वो किसी के लिए मतलब रॉन्ग कमिट हो जाते हैं या बोलते नहीं है किसी का नुकसान कर देते हैं, तो उसके लिए ए तो लायबल होगा ही होगा, साथ में बी भी लायबल होगा। ओके, इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, विकैरियस लायबिलिटी बाय ऑथराइजेशन। जैसे कि बी इज़ अ ड्राइवर ऑफ ए हु इज़ ड्राइविंग द कार विद एज अथॉरिटी एंड while driving it he causes an accident due to his negligence। तो यहाँ पर क्या है, देखिए कि ए जो है, ए की कार है, कार किसकी है, कार किसकी है, ए की है ना। बी कौन है, ए का ड्राइवर, बी कौन है, ए का ड्राइवर है, ये क्या है, ड्राइवर है। सॉरी, दोबारा बता देती हूँ मैं आपको इससे। देखिए ए है और बी है, ए है, ए के पास में क्या है, एक कार है, ठीक है ना, ए के पास में एक कार है, ए और बी जो है, बी क्या है उसका, बी है ड्राइवर, क्या है, ड्राइवर। यहाँ क्या है कि क्योंकि बी जो है वो ए का ड्राइवर है, तो ए ने उस अथॉरिटी दे रखी है, भाई कार ड्राइव करने की अथॉरिटी दे रखी है। ओके, अब क्या होता है यहाँ पर, जो बी है ना, बी की नेग्लिजेंस की वजह से कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो हेयर इवन दो ए वॉज नॉट दी वन ड्राइविंग द कार, यहाँ पता है हमें ए जो है वो कार नहीं चला रहा था, ठीक है, कार कौन चला रहा था, बी, पर बी कार किसके लिए चला रहा था, ए के लिए चला रहा था, उसकी अथॉरिटी के साथ में चला रहा था। तो यहाँ पर आपका जो बोलते नहीं बी है, बी तो लायबल होगा ही होगा, पर उसके साथ साथ में ए भी लायबल होगा, क्योंकि यहाँ पर वाइकेरियस लाइबिलिटी आपका राइज हो रही है बिकॉज ऑफ अथॉरिटी गिवन टू दैट ड्राइवर। ओके, अब हम बात करते हैं वाइकेरियस लाइबिलिटी बाय रेटिफिकेशन। देखिए जहाँ पर हमने बाय ऑथराइजेशन की बात करी ना, तो ऑथराइजेशन में ना पहले से क्या की जाती है, पहले से अथॉरिटी दी जाती है, ठीक है, कंसर्न ये दे दी, अथॉरिटी पहले से दे दी। बट रेटिफिकेशन वाला जो केस है ना, इसमें क्या है कि एक बार एक्ट परफॉर्म होने के बाद में क्या है, सैंक्शन मिल रहा है। ओके, सो रेटिफिकेशन का मतलब क्या था, रेटिफिकेशन मीन्स द पर्सन फॉर हुम एन एक्ट इज डन बाय अनदर, ठीक है, डन बाय अनदर अप्रूव्स ऑफ सच एन एक्ट आफ्टर इट हैज़ बीन डन। तो यहाँ पर रेटिफिकेशन का मतलब क्या है, रेटिफिकेशन का मतलब है यहाँ पर कि जब एक पर्सन कोई काम किसी दूसरे पर्सन से करवाता है, ठीक है ना, करवाता है और उसको अप्रूव करता है वो एक्ट होने के बाद में, तो उसे हम कहते हैं रेटिफिकेशन। सो द अथॉरिटी फॉर एक्टिंग ऑन हिज बिहाफ इज़ गिवन आफ्टर द एक्ट हैज़ ऑलरेडी बीन डन। तो ये यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि उस एक्ट को करने की अथॉरिटी जो है ना, अथॉरिटी जो है वो एक्ट होने के बाद में प्रोवाइड हो रही है, एक्ट होने के बाद में मिल रही है। In the law of torts, the effect of ratification is that it will be treated as if the act was done with the authority from the beginning। एक बार मान लीजिए कि ये उसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा जैसे कि आपका वाइकेरियस लाइबिलिटी बाय ऑथराइजेशन को ट्रीट किया जाता है। मतलब अगर मान लीजिए कि एक्ट होने के बाद में किसी पर्सन ने उसे रेटिफाई कर दिया कि हाँ ठीक है भाई मेरी अथॉरिटी से हुआ है, ठीक है ना, तो वो उसे वैसे ही ट्रीट किया जाएगा कि जैसे कि वो पहले से ही अथॉरिटी के साथ में ही वो एक्ट कर रहा था। इसके लिए एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, विकैरियस लाइबिलिटी
बाय रेटिफिकेशन का कि ए इज़ एन एजेंट ऑफ बी हु एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट ऑन बीज बिहाफ। ए इज़ एन एग्रीमेंट ऑफ बी हु एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट ऑन बीज बिहाफ विथ सी फॉर एन अनलॉफुल एक्ट विदाउट बीज अथॉरिटी। तो ए जो है, ठीक है ना, यहाँ पर क्या है देखिए, ए क्या है, एजेंट है कोई, क्या है, एजेंट। किसका एजेंट है ये, बी का एजेंट, ठीक है ना। हु एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट ऑन बीज बिहाफ, ये क्या है यहाँ पर, ए क्योंकि एजेंट है तो ये बी के बिहाफ में ना, सी के साथ में, बी के बिहाफ में सी के साथ में किसी अनलॉफुल मतलब एक्ट के लिए कोई एग्रीमेंट करता है। बाद में क्या होता है कि जो बी है ना वो इस एग्रीमेंट को अप्रूव भी कर देता है, ठीक है, रेटिफाई कर देता है। अप्रूव कर दिया इसका मतलब उसने इस कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई कर दिया। सो बाद में क्या होगा कि अगर इसकी वजह से कुछ भी आपका ये जो आपका अनलॉफुल एक्ट हुआ है, जिसको मतलब पहले से तो बी को नहीं पता था उस बारे में, पर बाद में उसने उसे रेटिफाई कर दिया, तो इसलिए यहाँ पर बी जो होगा वो आपका लायबल होगा उस अनलॉफुल एक्ट को रेटिफाई करने के लिए। तो उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप की। फ्रेंड्स ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो मैं ऐसा करूँगी नेक्स्ट वीडियो में आपको ये जो प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप है, ठीक है ना, इसके बाद में हमारा जो पार्टनरशिप से रिलेटेड रिलेशनशिप है, ओके, और मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप है, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करती हूँ ताकि वीडियो लंबा भी ना हो और आपको ज़्यादा बोरिंग भी ना लगे। तो उम्मीद है आप नेक्स्ट वीडियो भी देखेंगे और इसे ध्यान से देखिएगा। उम्मीद करूँगी कि आपको ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।